धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज जुमेरात का दिन है, बृहस्पतिवार, थर्सडे जिसे आप लोग कह सकते हैं, गुरुवार भी कह सकते हैं। तो आज के दिन धाकड़ खबर का ऑफिस बंद हो जाता है। फ्राइडे को काम हम नहीं करते हैं, लेकिन आज हमने 2 खबरें रिकॉर्ड की हैं कल के लिए, यानी कि जुमे के दिन के लिए। एक खबर सुबह 10 बजे आपको मिलेगी, CAA NRC पर ये सरकार सड़क में क्या बोल रही है और संसद में क्या बोल रही है। इसके अलावा शाम को आप देखिएगा कि वसीम रिजवी के बारे में मुसलमान ही नहीं, कुछ हिंदू बड़ी शख्सियतें भी क्यों सवाल उठा रही हैं। वो इंटरव्यू आपको शाम को देखने को मिल सकता है जुमे की। तो वो दोनों चीज़ें देखिएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। तो पहली खबर जो आपके सामने रखूं, उससे पहले भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने आपको बताया था कि सरकार ने प्रस्ताव मांगा है CJI SA बोबड़े से, कहा कि वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जस्टिस NV रमन्ना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। बता दें आपको, 23 अप्रैल को CJI SA बोबड़े का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 24 अप्रैल को जस्टिस NV रमन्ना CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, चार्ज संभाल लेंगे। बता दें आपको, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जस्टिस NV रमन्ना अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग करते हुए आंध्र प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो वहाँ अमरावती जो भूमि घोटाला हुआ है उसमें भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इन तमाम आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और उनको CJI बनाने की जो है संस्तुति कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरीके का फैसला लेती है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। हालांकि कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार को मानना बाध्य ही होता है अगर वो वापस भेज देती है और दूसरी बार कॉलेजियम कहता है कि इसी को बनाओ तो। लेकिन हमने देखा है पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे जजों को जज बनवाने के लिए ऊपरी अदालतों में कॉलेजियम को कितनी मत्थापच्ची करनी पड़ी और ये सरकार उनको बनाने को तैयार नहीं हुई है। तो पहली खबर जो है वो देख लीजिए, भाजपा नेता की पिटीशन के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई हैं, या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं एक मुस्लिम महिला। ये मुस्लिम महिला गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम की रहने वाली हैं। इनका जो नाम हमारे पास आया है वो है अमीना शेरवानी। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक शादी, पूरे देश में एक तरीके से शादी हो सबकी, एक तरीके से तलाक हो, एक तरीके से बाद में भरण पोषण दिया जाए, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे किसी और धर्म की महिला हो, एक समान कानून लागू किया जाए। ये पिटीशन जो BJP नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है उसको खारिज कर देना चाहिए, और अगर उसको खारिज नहीं किया जाता है तो इनको उस केस में पार्टी बनाया जाए, यानी कि उन्होंने पार्टी बनने की इजाज़त मांगी है। इनका कहना क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। इनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है कानून है, मतलब बोर्ड को हटा दीजिए, उसके तहत मुस्लिम शादी, मुस्लिम तलाक और इसके अलावा मुस्लिम भरण पोषण को विनियमित करने की पूरी एक व्यवस्था है, पूरा एक प्रावधान है, तमाम उसमें नियमावली बनी हुई है जिसके तहत महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले हुए हैं। वो तय कर सकती हैं कि उनका मेहर कितना होना चाहिए, वो तय कर सकती हैं निकाह के टाइम पे वो कोई टर्म कंडीशंस, कोई शर्त लगाना चाहती हैं या नहीं लगाना चाहती। बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं, बहुत सारे अधिकार उनको दिए गए हैं। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक समान शादी का, तलाक का और भरण पोषण का कानून बनाया जाए, इसको खारिज किया जाना चाहिए। देखेंगे इस मामले में जब कोर्ट में सुनवाई होगी क्या इनको पार्टी बनने के लिए अनुमति दी जाएगी या इस पिटीशन को जैसा इनकी डिमांड है उसको खारिज कर दिया जाएगा। वैसे देखा जाए BJP का ये नेता जो एक एडवोकेट भी है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विवादित मुद्दे लेकर रोज़ाना खड़ा रहता है और इसकी तमाम याचिकाएँ जो PIL होती हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि वो अपनी लेके जाते हैं PIL, उनकी एक्सेप्ट नहीं की जाती, खारिज कर दी जाती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर, या यूं कहें देश के जाने माने पूर्व पत्रकार MJ अकबर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या है मामला वो बता देते हैं आपको। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत है, वहां पर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर द्वारा दाखिल किए गए मानहानि आपराधिक मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि कोई भी महिला अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न के मामले को जीवन में कभी भी उठा सकती है। हम जानते हैं पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे महिलाओं के साथ होता क्या है कारपोरेट में और तमाम जगहों पर। तो इसके बाद
इनकी मुंह की खानी पड़ी, लेकिन इनको लग रहा है कि मुंह की खा के अगर बैठ जाएंगे तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो अब ये जो है हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी दाखिल कर दी और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। बता दें आपको, देश में मी टू अभियान चल रहा था, उसी दौरान पत्रकार प्रिया रमानी ने आरोप लगाया कि जब एक बड़े अखबार में वो काम करती थी तो उस वक्त एडिटर वहाँ पे एमजे अकबर हुआ करते थे, उन्होंने इनका यौन उत्पीड़न किया था। ये मामला सामने आने के बाद पूरा हल्ला मचा और एमजे अकबर को मजबूरी में आके अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उन्होंने प्रिया रमानी पर मुकदमा ठोक दिया। अब हाईकोर्ट चले गए निचली अदालत से मुंह की खाने के बाद। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोर्ट ने खुलवा दिया है तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर यानी कि मरकज़। काफ़ी खुश होंगे वो लोग जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पिछले 1 साल से काफ़ी वो लोग परेशान थे, लेकिन कुछ शर्तें लगाई गई हैं। क्या क्या शर्तें हैं वो जान लीजिए। सिर्फ 50 लोगों को ही एक बार मरकज़ में जाने की इजाज़त दी जाएगी वर्तमान समय में, और उन 50 लोगों के बारे में तमाम जानकारियां जो निज़ामुद्दीन का थाना है वहाँ देनी पड़ेगी। निज़ामुद्दीन का थाना उनके वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद जब वो पुष्टि कर देगा हाँ भाई यो जा सके, यो नहीं जा सकता, तो वो लोग ही जा सकते हैं और जिनको इनकार किया जाएगा वो नहीं जा सकते हैं। ये कंडीशंस लगाते हुए इन शर्तों के साथ हाई कोर्ट ने फ़िलहाल इजाज़त दे दी है तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर को खोलने के लिए, और इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगली तारीख लगा दी है अप्रैल के महीने में। बता दें आपको, वक्फ बोर्ड ने कहा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमारी प्रॉपर्टी को दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से सील किया है, सील कर रखा है, वो हमारी बगैर इजाज़त के कर रखा है, हमारी उसमें अनुमति नहीं ली गई है, ये नियम के विरुद्ध है, इसलिए इसको खुलवाया जाए। और दलील दी गई थी कि देखिए शब बारात आने वाला है, आपको बताइए 27-28 तारीख को है, जिस दिन होली है उसी दिन शब बारात है, थोड़ा होशियार रहिएगा। इसके अलावा कुछ लोग हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। कहा गया था कि रमज़ान भी है तो ऐसे में इबादत करने के लिए जगह खुली होनी चाहिए, तो कोर्ट ने कहा है ठीक है भैया इसको फ़िलहाल खुलवा देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा दी हैं। अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी, जिसमें वक्फ बोर्ड के उन आरोपों पर गौर किया जाएगा क्या वाकई में दिल्ली पुलिस ने नियम विरुद्ध जाते हुए इस मरकज़ को बंद किया था। बता दें आपको, पिछले साल 28 मार्च का वो दिन था जब दिल्ली पुलिस ने रेड की, छापेमारी की और उसके बाद यहाँ से 2200 करीब लोगों को निकाला। अलग अलग जगह जाकर उनको क्वारंटीन सेंटर जो बने हुए थे उसमें ले आके डाल दिया। मुकदमे किए गए उन लोगों पर। पूरे देश के अंदर एक बवंडर खड़ा हो गया कि जमातियों ने जो है कोरोना फैला दिया है। उसी दौरान 30 मार्च को जब तमाम लोगों को निकाल लिया गया तो इस मरकज़ को सील कर दिया गया है। अब इस मामले में देखना ये होगा कि मरकज़ तो खुल गया है, अब इनके जो मौलाना हैं, मौलाना साद, वो कब मरकज़ में नज़र आते हैं, क्योंकि पुलिस भी अब कुछ नहीं कर रही, ठंडे बस्ते में डाल रखा सारा मामला। अब तो कम से कम मौलाना को सामने आ जाना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक को सुनाई गई सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है और उनको दोषी ठहराने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। मामला क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने, उन्हें घायल कर देने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराया गया। फिर उसके बाद उनको 2 साल की सजा सुना दी गई और सजा सुनाने के बाद उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया गया या जेल भेज दिया गया। भाई विधायक हैं, थोड़ा तमीज़ से बात करनी नहीं चाहिए, कोई आम आदमी थोड़ी जेल में डलवा दिया। वैसे आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायकों को जेल में डलने का काफ़ी शौक है या यूं कहें काफ़ी तजर्बा है। पिछली सरकार जब हुआ करती थी अरविंद केजरीवाल की, तो 67 में से 37 विधायकों को तिहाड़ जेल में बारी बारी से करके डलवा दिया था, जिसमें से अमानुतुल्लाह खान और ये तमाम लोग भी हैं। तो उस वक्त एक चुटकुला बड़ा मशहूर हुआ था कि तिहाड़ जेल का जेलर कह रहा है केजरीवाल जी तुम्हारी सरकार तो गई, 67 में 37 विधायक मेरे पास हैं, सरकार मैं बनाऊंगा दिल्ली के अंदर। खैर वो छोड़ दीजिए। तो अब सोमनाथ भारती जो हैं उनको हाई कोर्ट से काफ़ी राहत मिल गई है। जस्टिस सुरेश कैत ने उनकी जो है सज़ा पे रोक लगा दी और उनको दोषी ठहराने पे भी रोक लगा दी और इस मामले में अब वो आगे सुनवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि 20 मई का दिन था जब इन्होंने वहाँ पे जाके हमला कर दिया, जेसीबी से वहाँ की बाड़ तोड़ दी। 9 सितंबर 2016 का दिन, 9 सितंबर 2016 का दिन है। अगली तारीख के लिए 20 सितंबर लगाई गई है। इस तरीके से मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। तो 9 सितंबर 2016 का दिन था जब इन्होंने जाके बताया गया जेसीबी से हमला कर दिया। 300-400 लोग लेके एम्स पे, वहाँ पे सुरक्षाकर्मी उसमें घायल हो गए थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकिता हत्याकांड आपको याद है, हो सकता है बहुत सारे लोगों पे खबर पहुंच भी गई होगी, लेकिन कोर्ट बुलेटिन आप जानते हैं पिछले 2 दिन से हमने किया नहीं, तो कुछ खास खबरें होती हैं तो उनको भी शामिल करना बेहद ज़रूरी होता है।
फरीदाबाद का वल्लभगढ़ वो इलाका था जब वो लड़की पेपर दे के कॉलेज से बाहर निकली। उसी दौरान एक कार वहाँ खड़ी हुई है, एक लड़का उसको घसीटने की कोशिश कर रहा है, कार में बिठाने की कोशिश, वो इनकार कर रही है। अचानक सीधे पिस्टल निकालता है, उसकी सिर में गोली मार देता है और उसकी मौके पर हत्या करके फरार हो जाता है। इस मामले ने बहुत बड़ा तूल पकड़ा था, बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। तो इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 2 को दोषी करार दे दिया गया है। कल यानी 26 मार्च को जो है फ्राइडे के दिन इनको सज़ा सुनाएगी, जबकि एक को बरी कर दिया है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आसिफ और उसके साथी रेहान को दोषी करार दिया है, जबकि अजहरुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया है। इन दोनों को 26 मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी। जो लड़की के पिता है उन्होंने इन दोनों को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा अदालत का क्या फैसला इस पूरे मामले में निकल के आता है। और ये मामला आपको याद ही होगा अक्टूबर 2020 का हुआ था वल्लभगढ़ में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद घोषित की जाएंगी चुनाव की तारीखें। अब आप पहला सवाल ये सोच रहे होंगे कि किस मामले की सुनवाई, दूसरा ये सोच रहे होंगे कि किस मामले की तारीखें। तो सीधा बता देते हैं, इधर उधर गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं जी। पंचायत चुनाव में आरक्षण नीति लागू करने की कोशिश की सरकार ने, उसको चुनौती दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में। लखनऊ बेंच ने कहा कि ठीक है भैया 2015 को बेस ईयर मानो और आरक्षण नीति को लागू कर दियो, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर यानी कि 26 मार्च को सुनवाई करेगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग, भाई यही तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, और तो सारे जो चुनाव हैं आप जानते ही हैं कौन कराता है, पूरा चुनाव आयोग कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग जो है उसकी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद फैसला लिया गया कि एक तो इस पूरे मामले में कैविएट दाखिल कर दी जाए, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें भी सुना जाए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई फैसला ना दे दे। तो कैविएट उनकी तरफ से दाखिल हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ से कोई जजमेंट नहीं आता तब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया जाएगा। तो कल का दिन पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई काफ़ी अहम होने जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विधेयक के बाद कानून बनने पर दाखिल की गई नई पिटीशन। जी हां, पहले बताते हैं विधेयक क्या है, फिर बताएंगे आपको कानून क्या है। लव जिहाद पर कानून लाई है योगी सरकार। विधेयक जारी करके उसने कानून को कर दिया है लागू। तो जब ये तमाम चीज़ें सामने आई थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन तमाम कानूनों को विधेयक जो के रूप में जो आए थे उसको चुनौती दी गई थी, उस पर सुनवाई जारी थी। इसी बीच भैया बजट सेशन आ गया तो योगी सरकार ने कहा रे हम तो कानून पास कर देंगे, हमारे पास तो पावर है। वो कानून पास कर दिया, यानी कि वो विधेयक अब बन गया कानून। तो जब अब कानून बन गया तो उसमें कुछ चीज़ें विधेयक के मुकाबले बदलाव हो गई तो भैया आपको पिटीशन अपनी नई तरीके से दाखिल करनी पड़ेगी। तो इस पूरे मामले में पिटीशन नई तरीके से तैयार की गई, उसको दाखिल किया गया, और जो बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी वो नहीं हो पाई। इसलिए अब इस मामले में चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच जो है आने वाले समय में सुनवाई करेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, उन लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है जो अपना नाम आ जाने के बाद सोचते हैं कि नौकरी पक्की हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। के नाम आपका आ गया और आपकी नौकरी पक्की और आपको कहीं पर नियुक्ति भी दे दी जाएगी। ये खबर हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। यहाँ के जस्टिस हैं यशवंत वर्मा। उन्होंने कहा कि चयन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये अहम टिप्पणी उन्होंने किस मामले में की है वो भी जान लीजिए। कृषि भर्ती चयन प्रक्रिया निकली थी, आपको पता होना चाहिए। उसमें LT ग्रेड सहायक अध्यापक के तौर पर कुछ लोग चयनित हो गए थे। अब एक उसमें से एक शख्स पहुंच गए हाई कोर्ट। उन्होंने कहा साहब मुझे कॉलेज आवंटित कराओ, मैं पढ़ाने जाऊंगा, मेरा चयन हो चुका है, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए, मेरी नियुक्ति होनी चाहिए, मेरी पोस्टिंग होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले को लेकर कि जब चयन परिणाम नियमानुकूल नहीं है, मतलब नियमों को अनुकूल नहीं है, जो नियम बनाए गए उनके अनुकूल ही जो चयन परिणाम है वो अनुकूल नहीं है, पदों के सापेक्ष में ऐसी बात कही जा रही है, मतलब पद हैं कम होगी ज़्यादा, कैसे कैसे हो रहा हो, क्या चल रहा भैया इस सरकार के दौर में। तो ऐसे में कोई आदेश हम नहीं दे सकते हैं, ये कहते हुए उस शख्स की पिटीशन को खारिज कर दिया जिसने 24 अप्रैल 2017 को घोषित हुए परिणाम के बाद अपने चयन होने की बात कहते हुए नियुक्ति की मांग की थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड के चंदे का गलत उपयोग रोकने का क्या है तंत्र, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप कह रहे हो चुनावी बॉन्ड ले आए, मान लो चुनावी बॉन्ड से किसी पार्टी ने पैसा इकट्ठा कर लिया, वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, या हिंसक जो है आंदोलन चला रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो उस पर लगाम कैसे लगेगी? ये कैसे पता चलेगा कि ये इस पैसे का वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता?
या अगर कर रहा है तो उस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? आपके पास इसका कोई मैकेनिज्म है, कोई तंत्र, कोई सिस्टम आप लोगों ने बना रखा है? ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें आपको, एडीआर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म्स, उसका कहना है कि 1 अप्रैल से 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के चलते चुनाव बॉन्ड की बिक्री शुरू की जाएगी, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि चुनाव बॉन्ड की बिक्री के जरिए काले धन को सफ़ेद करने का काम किया जा रहा है और इस पर सुनवाई की जानी चाहिए कि ये पैसा जिस तरीके से लिया जा रहा है वो एक प्रक्रिया भी गलत है, उसको भी चुनौती दे रखी है। कोर्ट ने रोक तो लगाई ना अभी तक, लेकिन इस पर जवाब तलब कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा अगली सुनवाई में इस पूरे मामले में होगा क्या। लेकिन दिलचस्प सबसे पहलू यहाँ पे ये है कि चुनाव आयोग पहुँच गया जी, पार्टी तो वो भी है ना जी। और चुनाव आयोग के वकील ने जाके कहा, भाई एक बात बताओ जज साहब, अगर मान लो ये बॉन्ड हटा देंगे तो फिर तो यूं ही ना पता चलने का कितना पैसा आ रहा, कितना जा रहा। अब कम से कम ये तो पता चल रहा कितना बॉन्ड बिका और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा। बड़े ही भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा जा रहा हो। हालांकि ये बात उन्होंने की, हम अपने पास से बता रहे हैं, क्योंकि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया है कि चुनावी बॉन्ड का सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा को ही मिलता है। पिछले कई सालों से हम तमाम रिपोर्ट भी देख चुके हैं। अब देखेंगे अगली सुनवाई में इसमें क्या होगा। पर भाई साहब, चुनाव आयोग के वकील का बड़ा बढ़िया तर्क है। अरे भाई, अब कम से कम हिसाब किताब तो है, फिर तो हिसाब किताब ही नहीं रहने का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कफील खान पर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करके एक पिटीशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण के बाद खुद पर दर्ज मुकदमों को रद्द कराने की मांग को लेकर डॉक्टर कफील ने न्यायालय से गुहार लगाई है, जिस पर जस्टिस जे मुनीर ने सरकार से जवाब तलब कर लिया है। बता दें आपको, इन पर एनएसए लगा दिया था, उसमें बाहर आ चुके हैं। अब इनका कहना है जब बेवजह एनएसए लगा रखा है, ये मुकदमा इन पर लगा रखा है कि भड़काऊ भाषण दिया था। जब हाईकोर्ट ने मान लिया कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, तो अब ये निचली अदालतों में जो सब चल रहा है, थाने पुलिस में जो चल रहा है, ये सब खत्म कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। चलते हैं आज के बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, आपको ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, कोई भी चीज़ कभी भी ख़राब हो सकती है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई सी भी चीज़, जैसे आपने कादर खान की एक फिल्म देखी है ना, कि जब उसको दिखाई देना कम था तो उसको सुनाई पूरा देता था, लेकिन जब उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है, बोल रहा था बोल फिल्म है शायद, तो उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। यह एक फिल्म मैंने देखी थी, मुझे शायद याद है, आग फिल्म है गोविंदा की। उसमें क्या है, 2 कैरेक्टर दिए हैं, एक पढ़ सकता है, एक जो है लिख सकता है। ये 2 कैरेक्टर उसमें कॉमेडी टाइप के दिए हैं। शायद एक उसमें परेश रावल है और दूसरा बंदा जो है उसके अंदर जो है कादर खान या कोई और कैरेक्टर है उस तरीके से, या वो जो जिसे काला नाग सदाशिव अमरापुरकर कहते हैं, ऐसा कुछ करके कुछ है, मेरे याद नहीं पड़ता, लेकिन वो कमाल का है। पर ऐसा ही ये सरकार भी कर रही है, ऐसा ही आजकल पुलिस भी कर रही है कि जब इन्हें चाहे दिखाई देने लग जाता है, जब इन्हें चाहे तो सुनाई देना बंद हो जाता है। क्यों कही जा रही है ये बात थोड़ा सा जान लीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर एडिशनल डीसीपी ने बाकायदा हलफनामा देके कहा कि जी दिल्ली के ज्योति नगर में जो कहा जा रहा था ना जी कि वहाँ पे एक लड़का फैज़ान, उसको पीटा गया, लिटा लिटा के मारा गया और उससे राष्ट्रगान गवाया गया, उस दौरान का वीडियो नहीं मिल रहा जी सीसीटीवी, क्योंकि उस दौरान सीसीटीवी खराब हो गया था जी। और हमने जो सीसीटीवी सुधारने वाला इंजीनियर है उसको बुलाया, उससे सीसीटीवी ठीक कराया और हमने उससे पूछा कि भाई वो बता क्या सीसीटीवी में उस दौरान कोई छेड़छाड़ हुई, तो हम उसकी रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। मतलब वो एक प्राइवेट आदमी जो आ रहा है उसकी रिपोर्ट के आधार पे पुलिस कह रही है जी वो बता रहा सीसीटीवी में कोई छेड़छाड़ भी ना हुई। मतलब गारंटी देख लो, ये एडिशनल डीसीपी का हाल है। तो ये वो कैरेक्टर हैं कि आज रामलीला में नथुराम नहीं आया जिसको हनुमान की भूमिका दे रखी थी, अरे कोई बात नहीं, छोड़, फलाने हलवाई को पकड़ ला, आज उससे रोल करा देते हैं। ये एडिशनल डीसीपी ने बाकायदा हलफनामा देख के कहा है। आपको पता होना चाहिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फैज़ान को मारते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। दिल्ली दंगों के दौरान वो वीडियो आया था, लेटे हुए था फैज़ान और उससे जो है राष्ट्रगान गवा रहे थे, जबकि नियम अनुसार राष्ट्रगान जो है खड़े होकर गाया जाता है और जब राष्ट्रगान सामने वाला व्यक्ति गा रहा हो तो दूसरा जो व्यक्ति उसको लात नहीं मारेगा, गालियां नहीं देगा, वो भी खड़ा होकर राष्ट्रगान का सम्मान करेगा, पढ़े कुछ ना बोलता हो, चुपचाप खामोश खड़ा हो जाए। लेकिन पुलिस वाले देखे किस तरह की गुंडाई उस वीडियो में दिखा रहे थे। बाद में वो लड़का गंभीर रूप से घायल था, फैज़ान, उसकी मौत हो गई थी। उसकी माँ जो है किस्मतुन उनका नाम है, वो पहुँची हुई हैं हाई कोर्ट। उन्होंने पिटीशन दाखिल कर रखी है, वो चाहती हैं इस मामले की एसआईटी जांच हो। उस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया था। अब एडिशनल एसपी ने कह दिया कि जी उस वक्त तो सीसीटीवी खराब था और सीसीटीवी ठीक करने वाला जो इंजीनियर आया ना जी, मैकेनिक, मिस्त्री बोल रहे हैं जिसे देसी भाषा में, वो बता रहा कि मैंने ठीक तो कर दिया, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं मिला कि उस दौरान कोई छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि आया तो है नहीं रिकॉर्डिंग में।
बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी से लगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ से फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।